Good morning, everyone. Nowadays, we are doing chapter 3 Atoms and Molecules, right? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात करी थी वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करी थी। यानी अभी तक हम एटम एटॉमिक थ्योरी इन सब की बातें कर रहे हैं। आज की क्लास में हम यही बात करेंगे कि एटम एक्चुअली क्या होता है और एटम को हम किस तरह से सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज एटम एंड इट्स सिंबल, राइट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एटम का इंट्रोडक्शन दे रखा है, व्हाट इज़ एन एटम, और उसमें जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उन्होंने कहा था कि कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है, ठीक है, तो बिल्डिंग के अंदर वॉल्स होती हैं, वॉल्स से रूम बन रहा है और फिर वो कलेक्शन ऑफ रूम्स जो है वही पूरा एक शेप देता है बिल्डिंग को। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग। तो ह्यूज बिल्डिंग और बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। इसी तरह से जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम भी बेसिकली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। हम अपने आसपास जो भी मैटर देख रहे हैं सारा का सारा मैटर किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है, राइट। अब एटम को हम किस तरह से डिफाइन करें, अगर कोई हमसे पूछ ले कि एटम एटम की बात हो रही है, एटम एक्चुअली क्या है, आप एटम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एटम को हम बोलते हैं एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हमने एलिमेंट की बात करी थी और कंपाउंड की बात करी थी। पीरियोडिक टेबल में 118 टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और सारे एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। तो जो एटम है उन्हें हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और जो रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो हमारा एटम ही है जो पार्टिसिपेट करता है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दें, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, तो ज़्यादातर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो कंबाइन कर जाते हैं। अगर उन्हें कोई दूसरा एटम नहीं मिलेगा, मतलब उनसे डिफरेंट कोई एटम नहीं मिलता है, तो वो अपने ही एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपने O2 गैस की जब बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस आपने सुना होगा, तो जो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो दो एटम्स इन्वॉल्व हैं वो दोनों ऑक्सीजन के ही एटम है। सिमिलरली जब तीन ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करते हैं तो ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो एटम्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव इन नेचर एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल एटम, राइट। अब हमें बात करना है जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स का साइज क्या है, वो कितने बड़े होते हैं, हम उनको कैसे कंपेयर करके बताएं। तो हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि एटम आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं एटम। आपको डाल्टन थ्योरी याद होगी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, उसमें जो सबसे पहला पोस्टुलेट हमने डाल्टन थ्योरी का डिस्कस किया था, तो डाल्टन ने ये चीज़ बोली थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन्स दे कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। लेकिन बाद में जब और हमारे पास साइंस में डिस्कवरीज हुई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और जब हम एटम को और अच्छे से स्टडी कर पाए तो हमें पता चला कि एटम इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो एटम इतने छोटे होते थे कि डाल्टन के टाइम तक जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे, जो माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल थे, वो केपेबल नहीं थे कि एटम का और डिटेल में जाके बता पाएँ कि एटम भी क्या और पार्टिकल से मिलके या सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर कुछ प्रेजेंट हैं। So atoms are very very small in size. They are so small that we cannot see them even under the most powerful optical microscope, right? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम एटम का स्ट्रक्चर या एटम के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही केपेबल है एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। जो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है उसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं STM। S इज़ फॉर स्कैनिंग, T is for tunneling and M is for microscope.
तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें हम टाइनी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उनकी अगर इमेजेस हमें देखनी है तो हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही देख पाते हैं। और एक माइक्रोस्कोप जो एग्जाम्पल है उसका वो है STM, जो यूज़ किया जाता है एटम की इमेजेस या एटम को स्टडी करने के लिए। अब डाल्टन के टाइम तक ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं था, इसीलिए डाल्टन बता नहीं पाए कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, एंड दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बात निकल के आई एटम आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। अब NCERT में एक टेबल भी बनी हुई है जिसमें उन्होंने कंपेयर करके बताया है कि अगर हम जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है वो सबसे छोटा कहा जाता है, कि हाइड्रोजन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। सेंटेंस यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं और इसका सिंबल होता है कैपिटल H, राइट। हर एटम का अपना सिंबल है जो अभी हम बात करेंगे। तो हाइड्रोजन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एटम, सबसे छोटा एटम है। एक ही प्रोटॉन होता है इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जब हम 1H1 या प्रोटियम की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई भी नहीं होता है। तो इट्स द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स। और कितने नोन एलिमेंट्स आज की डेट में हैं? आई टोल्ड यू 118, यानी कि 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। एटम के साइज़ को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो आइदर नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और या फिर पिकोमीटर। आपको यही यूनिट्स मिलेंगी जिसमें एटम का रेडियस, जिसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, एटॉमिक रेडियस मेंशन रहता है। और जब हम बात करते हैं कि 1 नैनोमीटर तो उसको हम लिखते हैं NM, ठीक है। NM इज़ नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स के बराबर होता है। और मीटर के टर्म में अगर हम बोलें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ और नैनोमीटर, राइट। मीटर बहुत बड़ी यूनिट है और नैनोमीटर बहुत ही छोटी यूनिट होती है। तो यूजुअली हम एटम के साइज़ को नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में, और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं अगर हम बात करें, एंगस्ट्रॉम का सिंबल ये होता है A और उसके ऊपर 0 या नॉट बना देते हैं, तो A0 इज़ एंगस्ट्रॉम। और NM था नैनोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? हम एक एटम की रेडियस को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से रेडियस कभी कभी पिकोमीटर में भी होती है, पिकोमीटर, PICO, पिको और मीटर। और 1 पिकोमीटर की बात करें तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल 10⁻12 मीटर। तो ये सारी यूनिट्स हैं जिसमें हम एटम की रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। और मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या है, तो एटम की रेडियस, दैट इज एटॉमिक रेडियस, इज रिप्रेजेंटेड आइदर इन नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। तो एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है और पिकोमीटर है। और आई थिंक रेडियस का मतलब आपको पता होगा कि जब हम सर्कल की बात करते हैं तो डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। यानी ये अगर हमने एक सर्कल बना रखा है और ये अगर उसका सेंटर है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो सर्कल की बाउंड्री हमने बनाई थी वो डिस्टेंस कहलाता है रेडियस R, ठीक है। तो एक एटम भी जो होता है वो सर्कल इन शेप होता है, सर्कुलर होता है, तो हम उसकी रेडियस की बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस। तो अब NCERT में जो बात कर रहे थे कि एक टेबल बनी हुई है कि उन्होंने कंपेयर किया है कि एटम का साइज़ या हाइड्रोजन एटम के साइज़ को उन्होंने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्रेन ऑफ सैंड, एक एंट यानी कि चींटी और वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया है, राइट। तो अगर हम वाटरमेलन के साइज़ की बात करें जो NCERT में दे रखा है, वो वाटरमेलन का साइज़ दे रखा है 10⁻⁻1 मीटर। वाटरमेलन का साइज़ है। वाटरमेलन साइज़ मीन्स अगेन रेडियस की बात हो रही है, या रेडियस ऑफ वाटरमेलन या वाटरमेलन्स रेडियस की बात हो रही है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 3.5 या 4 इंचेस होंगे कि रेडियस वाटरमेलन का अगर हम ये लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे भी 1/10 साइज़ जो छोटा होता है वो एक एंट होती है, और एंट का साइज़ उन्होंने दिया है 10⁻² मीटर, ठीक है ना, एंट।
और उससे भी छोटा उन्होंने बताया है कि एक ग्रेन ऑफ सैंड होता है, जैसे एंट हिल बनी होती है, यानी जो चींटियाँ अपना घर बनाती हैं उसमें जो सैंड यूज़ कर रहे हैं, एक पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं, एक ग्रेन, एक दाने की बात हो रही है, रेत के दाने की, ग्रेन ऑफ सैंड, जो उसके साइज़ की उन्होंने बात करी है वो है 10⁻⁴। उससे भी छोटा आ जाता है हमारे पास ग्रेन ऑफ सैंड, राइट। तो ये सिर्फ बहुत ज़्यादा कोई इसका बहुत यूज़फुलनेस नहीं है, लेकिन बस हम इसलिए दे रखा है और हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं ताकि हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि जो बार बार हम एक बात कहते हैं कि एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़, कितना छोटा होता है। तो एक वाटरमेलन की रेडियस से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर एंट के साइज़ पर आए कि वाटरमेलन से भी 1/10 छोटा एक एंट है, उससे भी छोटा एक ग्रेन ऑफ सैंड है, और उसके बाद उन्होंने मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करी है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है उसके मॉलिक्यूल की बात करी है, और उन्होंने रेडियाई ही दे रखी है वहाँ पे उसकी, एंड दैट इज़ ग्रेन ऑफ सैंड से भी छोटा जो हीमोग्लोबिन का साइज़ है वो है 10⁻⁸, राइट। और अगेन ये भी मीटर में है हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB से लिखते हैं, राइट, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ द ब्लड। तो हीमोग्लोबिन आ जाता है। और उससे भी छोटा जब हम बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ 10⁻⁹ मीटर है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है, और आप इसको ये भी देख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर को हमने अभी क्या बोला था, इज़ इक्वल टू 1 नैनोमीटर, यानी जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर के बराबर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ रहा है, और उससे भी छोटा एटम ऑफ हाइड्रोजन है, जिसकी रेडियस इज़ इक्वल टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हमने बोला सबसे छोटा एटम है रेडियस वाइज, तो वो है हाइड्रोजन। और एटम ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम रेडियस की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ जोड़ लेते हैं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, विच इज़ अगेन इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो एनसीईआरटी में टेबल जो दे रखी है उसकी मीनिंग आई होप आपको क्लियर होगी। वो सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एटम का साइज़ कितना छोटा है, और वो जो है बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करके इस चीज़ को बता रहे हैं, या उन्होंने साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेफ़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया है। तो द साइज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़, इट इज़ इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, एंड द एटम आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी seen with ordinary microscope, even with optical microscope. A very powerful microscope of very high resolution, that is electron microscope, is used to see the atoms. ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद एक इमेज दे रखी है, एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। तो ये जो इमेज है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ली गई है। जो अभी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एसटीएम की बात कर रहे थे, जो एलिमेंट की सर्फेसिस की इमेज लेता है, जिसमें हमने स्फेयर शेप में हमें एटम दिखेंगे, ठीक है ना, बहुत ब्लर्ड सी इमेज होती है, लेकिन ये इमेज आप देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली इमेज है। और यहाँ इस पैराग्राफ में ये चीज़ें मेंशन हैं कि एटम को हमें बहुत छोटा समझ के इग्नोर नहीं करना है कि ठीक है एटम छोटा है, इसको इग्नोर कर दो भाई, क्या करना है इसके बारे में पढ़ के। तो हमें इग्नोर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दिस इज़ बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम, right? We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. And through modern techniques, we can now produce magnified images of surfaces of element showing atom. और ये वही इमेज उन्होंने दी है और मॉडर्न टेक्निक से ही निकली है। और मॉडर्न टेक्निक पूछा जाए कौन सी मॉडर्न टेक्निक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया है। तो हमें एटम की पावर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि अगर एटम नहीं होते तो मैटर नहीं होता। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। तो एटम नहीं होते, मैटर नहीं होता, और प्रॉब्ली अगर मैटर नहीं होता तो यूनिवर्स, हम और आप कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम बात कर चुके हैं कि द एंटायर यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। बस दो ही चीज़ें
पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, मैटर और एनर्जी। और मैटर किससे बना हुआ है? एटम से ही बना हुआ है। तो इतना तो हो गया हमारे एटम का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं एटम के सिंबल्स की। नेक्स्ट टॉपिक यू कैन सी इज सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले इफ़ आई आस्क कि क्या इस सिंबल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सिंबल्स क्यों यूज़ होते हैं? तो येस, दिस सिंबल इज़ यूज फॉर नो पार्किंग। और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? यू टर्न। तो सिंबल्स को ही अगर हम बात करें कि सिंबल्स हैं क्या, तो सिंबल्स बेसिकली किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना। वो हम रिप्रेजेंटेशन लेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं, कोई इमेज बना के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंबल इज़ बेसिकली अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग। तो हम सिंबल्स डेली लाइफ में बहुत सारे यूज़ करते ही हैं। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम एटम के सिंबल्स की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई? डाल्टन से ही शुरू हुई। सबसे पहले डाल्टन ने ही एटम के सिंबल्स दिए थे, राइट। उन्होंने कैसे सिंबल्स दिए थे? उन्होंने सिंपल क्या किया था, ड्राइंग्स दी थी, सर्कल के फॉर्म में दी थी, और उस सर्कल के अंदर या तो कोई सिंबल प्रेजेंट था और या कोई लेटर प्रेजेंट था। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन के लिए सिंबल दिया तो एक सर्कल बनाया, सारे सिंबल्स उनके सर्कल के अंदर ही थे, राइट। और उसके अंदर एक डॉट रख दिया, और ये सिंबल उन्होंने बोला दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन, राइट। और इसी तरह से उन्होंने सल्फर का बनाया सिंबल, तो सल्फर के लिए उन्होंने एक सर्कल, और सर्कल के अंदर उन्होंने बना दिया एक क्रॉस, राइट। ये सिंबल हो गया सल्फर के लिए, राइट। फिर उन्होंने जब बात करी कॉपर की, तो कॉपर के लिए उन्होंने सर्कल बनाया, और सर्कल के अंदर उन्होंने एक लेटर बना दिया, कॉपर सी से स्टार्ट होता है तो सी। लेड के लिए उन्होंने क्या किया, सर्कल बनाया और उसके अंदर लिख दिया एल, दिस वॉज फॉर लेड। और सिल्वर के लिए उन्होंने सर्कल के अंदर लेटर लिख दिया एस, राइट। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सर्कल्स ड्रॉ करके उसके अंदर या तो कुछ सिंबल्स या फिर कुछ लेटर्स रख के उन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में बताया। लेकिन डोंट यू थिंक कि ये कितना टीडियस प्रोसेस है? हम इसको कैसे लर्न करें, कहाँ पे डॉट आना है, कहाँ पे क्रॉस आना है, या कहाँ पे लेटर आना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डाल्टन के सिंबल्स फ्लॉप हो गए, एक्सेप्टेड नहीं हुए, क्योंकि बिल्कुल भी कन्वीनियंट मेथड नहीं था ये सिंबल्स को यूज़ करने का, राइट। तो डाल्टन के सिंबल्स की अगर ड्रॉबैक की बात करी जाए तो आप ड्रॉबैक्स दो लिख सकते हैं। दे वर डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ, दे वर डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज और रिमेंबर, एंड दे वर इनकन्वीनियंट टू यूज़, राइट। तो उनके सिंबल्स जो हैं, अब सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ही बची है कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि कहाँ से ये सिंबल आया, कहाँ पे से ये रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड आया हमारे पास, तो हम फिर डाल्टन की बात करते हैं कि डाल्टन ने कुछ इस तरह से सिंबल दिए थे। जो मॉडर्न सिंबल्स आज की डेट में जो हम एलिमेंट्स के सिंबल देते हैं या उन सिंबल्स की बात करते हैं, तो वो सिंबल्स दिए थे जे बर्जीलियस ने। स्वीडन के साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस, और उन्होंने जो आज की डेट के सिंबल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हम बोलते हैं इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एच, तो हाइड्रोजन का सिंबल है एच। तो ये किसने प्रपोज किया था? तो दिस वॉज प्रपोज बाय जे बर्जीलियस, जिसका पूरा नाम था जॉन्स जेकब और बर्जीलियस। क्या किया था इन्होंने? ही प्रपोज्ड मॉडर्न सिंबल्स फॉर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। और इन्होंने क्या मेथड निकाला? इन्होंने कहा कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज से, उन्होंने कहा कभी कभी ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है, जर्मन या लैटिन लैंग्वेज भी होती है, फर्स्ट लेटर लेके या फिर फर्स्ट और सेकंड लेटर लेके या फिर फर्स्ट लेटर जो भी नाम है एलिमेंट का, जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर और एनी अदर लेटर जो भी उस नाम में आ रहा हो, इट कैन बी थर्ड लेटर और फोर्थ लेटर। इस तरह से उन्होंने कॉम्बिनेशन से सारे एलिमेंट के सिंबल्स बनाए, ठीक है ना। अप टू क्लास 9th फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मासेस लर्न होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो चीज़ें आपको लर्न नहीं है, अगर आपको सिंबल्स नहीं आते हैं, तो हम अभी जो आगे बात करने वाले हैं फार्मूला राइटिंग की, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो वैलेंसी की,
हम ये सारे ना फॉर्मूला राइटिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स, एटॉमिक नंबर यानी उनके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, एटॉमिक नंबर और उनका मास कितना आता है वो ज़रूर लर्न होने चाहिए। अभी तो हम यहाँ पे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स की बात कर रहे हैं कि 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं उसमें अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें जब हम सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सिर्फ एक ही लेटर आता है। तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन को अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज से ही लिया गया है और सिर्फ हम एक ही लेटर की बात करते हैं, H। इसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट आता है वो आता है हीलियम। अब अगर हीलियम के लिए भी हम सिर्फ H लेके चलते तो फिर कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन को हम ऑलरेडी H अलॉट कर चुके थे। तो जो हीलियम लिखते हैं वो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हीलियम को एक्चुअली, क्योंकि हीलियम में क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर भी आ रहा है और साथ ही साथ सेकेंड लेटर भी आ रहा है, HE। HE से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह थर्ड है लिथियम। लिथियम, राइट, लिथियम LI से रिप्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट लेटर आ रहा है और सेकेंड लेटर आ रहा है लिथियम के लिए। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम में भी यही है, फर्स्ट लेटर लिया गया है B और सेकेंड लेटर लिया गया है E। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं, अगर दो उसमें लेटर्स इन्वॉल्व हैं, और ज़्यादातर में 2 ही होंगे, ठीक है ना, 3 नहीं होते हैं। अगर टेम्प्रेरी नेम अगर छोड़ दें तो 3 किसी में भी नहीं आएंगे, 2 ही लेटर्स आएंगे। तो पहला आपको हमेशा कैपिटल लिखना है और दूसरा हमेशा स्मॉल में लिखना है। अब जैसे बेरिलियम लिखा था, अगर इस बेरिलियम को आप इस तरह से लिख देते B और E तो ये आपका गलत हो जाता। तो सेकेंड लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, और बोरॉन में सिर्फ एक ही लेटर लेते हैं, B से रिप्रेजेंट होता है बोरॉन। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारे के सारे जो हैं इसमें एक ही लेटर आ रहा है। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन को भी सिर्फ F से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। अब नियॉन का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल N और स्मॉल E, ये नियॉन के लिए रिप्रेजेंट होता है। साथ में हमने स्मॉल लेटर इसलिए लगाया है क्योंकि नाइट्रोजन को हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे, सिंगल लेटर असाइन कर चुके थे N। तो नियॉन के लिए अब हमें 2 लेटर्स लेने पड़े, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर। उसके बाद है सोडियम, ठीक है। अब सोडियम के साथ ये हो रहा है कि सोडियम जो है सिंबल क्या होना चाहिए था, S होना चाहिए था, या उसके साथ A वे लगा देते या कोई और लेटर ले देते। लेकिन सोडियम के साथ जो है वो सोडियम वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है, नेट्रियम। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे 11 एलिमेंट्स हैं जो आइदर लैटिन लैंग्वेज या जर्मन या ग्रीक से पिक किए गए हैं। हम उनकी बाद में बात करेंगे। लेकिन सोडियम में भी क्या हो रहा है, N और A ये सिंबल है, यानी 2 लेटर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। नेट्रियम से आया है ये, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। देन मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की स्पेलिंग अगर हम लिखें तो मैग्नीशियम क्या है, MAGNESIUM। इसका सिंबल हमें बनाना है तो इसका सिंबल MA नहीं है, इसका सिंबल है M और उसके बाद थर्ड लेटर लिया गया है और वो है G। तो मैग्नीशियम का सिंबल ये आ गया। देन एल्यूमिनियम, ALU, एल्यूमिनियम, राइट। तो सिंबल में लिया गया है फर्स्ट और सेकेंड लेटर, तो ये आ जाएगा एल्यूमिनियम। देन एल्यूमिनियम के बाद है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में भी फर्स्ट और सेकेंड लेटर लिया गया है, SI। इसके बाद आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में फर्स्ट लेटर सिर्फ लिया गया है, P। उसके बाद सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, S आ गया। देन क्लोरीन, क्लोरीन है CHLORINE। अब इसमें फर्स्ट लेटर लिया गया है और थर्ड लेटर लिया गया है, तो यहाँ आ जाएगा क्लोरीन, ये फर्स्ट और थर्ड लेटर है इसके अंदर। देन आर्गन, आर्गन में फर्स्ट और सेकेंड लेटर लिया गया है, इस कैटेगरी में आ जाएगा, इस ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 19 के साथ पोटेशियम। अगेन पोटेशियम जो है वो हमारा लैटिन लैंग्वेज से पिक किया गया है और लैटिन लैंग्वेज में इसे बोलते हैं केलियम, KALIUM, केलियम। तो वहाँ से इसका सिंबल लिया गया है K। तो K से, कैपिटल K से हम पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं। और 20th एलिमेंट जो है वो है कैल्शियम, कैल्शियम। तो C और A सिंबल है, CA लिखना है आपको, इस तरह से नहीं लिखना है, दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैल्शियम। द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मेटल है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का सिंबल बच्चे अक्सर गलत लिख देते हैं, C ये बनाया और O को भी इसी साइज़ का बना देते हैं,
ठीक है। अब अगर आपने सी भी कैपिटल रखा है और ओ भी कैपिटल रखा है तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कोबाल्ट अगर हमें लिखना हो तो कोबाल्ट में कैपिटल सी आएगा और स्मॉल ओ आएगा। दिस इज द सिंबल फॉर कोबाल्ट मेटल। तो इस तरह से नहीं लिखना है, अदरवाइज फिर ये दूसरे फॉर्मूला में चला जाएगा, कंपाउंड के फॉर्मूला में चला जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। बहुत बाद की क्लासेस तक बच्चे नहीं सही लिख पाते हैं, वो गलत लिखते हैं, वो हीलियम को भी एच और ई करके लिख देते हैं एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल जो आइदर इंग्लिश लैंग्वेज से आई टोल्ड यू लिए गए हैं या फिर लैटिन लैंग्वेज, जर्मन और ग्रीक कहीं से पिक किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से हमारे पास सिंबल्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं आए हैं, कहाँ से आए हैं और उनका जो फॉरेन नेम है वो क्या है। वो इंग्लिश नेम ना हो के वो जो जिस लैंग्वेज में नाम है वो क्या है, उस पर फोकस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि एलिमेंट्स के नाम डिसाइड कौन करता है। कोई नया एलिमेंट अगर डिस्कवर हो रहा है तो उसका क्या नाम होगा, ये कौन डिसाइड करता है। तो ये केमिस्ट्री का एक एसोसिएशन है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका क्या नाम होगा, ये IUPAC, जिसको IUPAC भी कहते हैं, हमेशा IUPAC या IUPAC ही डिसाइड करता है, राइट। अब क्या नाम होगा ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एलिमेंट्स के नाम जो है साइंटिस्ट के नाम पे भी रखे गए। मेंडलीफ के नाम पे एक एलिमेंट का नाम रखा गया। एलिमेंट जिस जगह पे डिस्कवर होते हैं उस जगह के नाम पे भी एलिमेंट का नाम रख दिया जाता है। जैसे द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो देखने में किस तरह का लग रहा है, उसके बेसिस पे भी उसका नाम रख दिया जाता है। एज वेल एज किस कंट्री में वो डिस्कवर हुआ है उस कंट्री के नाम पे भी, उस जगह के नाम पे भी आ जाता है। इसके अलावा कुछ जैसे थोरियम है, तो थोरियम जो है वो कहाँ से आया है, गॉड ऑफ वॉर थॉर, तो थॉर के नाम से थोरियम बना हुआ है। तो कुछ नाम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से भी आए। हीलियम का नाम हेलियोस, द गॉड ऑफ सन, तो हीलियम का नाम वहाँ से ड्राइव हुआ है। और जो नाम डिसाइड होंगे उसको बिल्कुल डिसाइड करने का जो राइट होगा वो IUPAC के पास ही होगा, ठीक है। और ये हमने बात कर ली कि जो नाम रखे जाते हैं वो इंग्लिश के लेटर्स हैं, राइट। और इंग्लिश का फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट और सेकेंड लेटर का कॉम्बिनेशन, और मोस्ट ऑफ टाइम फर्स्ट और उसके अलावा थर्ड या फिर फोर्थ कोई और लेटर भी हो सकता है, जिसको मिला के कंबाइन करके एलिमेंट्स के सिंबल बनाए जाते हैं। हेडिंग ऑफ दिस पेज इज अनयूजुअल केमिकल सिंबल्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अलावा जिस लैंग्वेज से जो सिंबल्स लिए गए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। देयर आर 11 एलिमेंट्स, याद रखिएगा टोटल 11 एलिमेंट्स हैं वेयर द सिंबल डज नॉट रिजेंबल द इंग्लिश नेम। अब वो क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की बात करी गई है और ये पूरे के पूरे 11 एलिमेंट्स आपके पास हैं। तो दिस इज़ नॉट देयर इन योर NCERT, बट एट दिस स्टेज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनका फॉरेन नेम क्या है, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो पहला तो अभी हमने बात कर ही चुके हैं, सोडियम था, और उसके अलावा हमने पोटेशियम की बात करी थी। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में आते हैं, इनके एटॉमिक नंबर 11 और 19 है। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में हमारे यहाँ तक 2 आ रहे हैं ये, ठीक है। सोडियम Na, फॉरेन नेम इसका है नेट्रियम, और किस लैंग्वेज से लिया गया है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और इंग्लिश नेम इसका क्या है, सोडियम, ठीक है। तो बोलते हम सोडियम है, लेकिन जब सिंबल लिखते हैं तो हम Na लिखते हैं। इसी तरह से पोटेशियम हम बोलते हैं, लेकिन जब हम सिंबल लिखते हैं K लिखते हैं, और ये K आ कहाँ से रहा है, केलियम, फॉरेन नेम केलियम। और कौन सी लैंग्वेज है फॉरेन लैंग्वेज, दिस इज़ लैटिन लैंग्वेज है। इसी तरह से Fe, आयरन, जिसको हम आयरन बोलते हैं, एक्चुअली इंग्लिश नेम है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, लेकिन फॉरेन नेम इज़ फेरम। एंड ये सारे के सारे नाम यहाँ तक Sb तक, जिसको हम एंटीमनी कहते हैं, और फॉरेन नेम क्या है, स्टीबियम, ये सारे के सारे लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। तो कौन कौन से नाम है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। Cu, जिसको हम कॉपर कहते हैं, फॉरेन नेम इज़ क्यूप्रम। Ag, फॉरेन नेम इज़ अर्जेंटम, और कॉमन इंग्लिश नेम इज़ सिल्वर। Sn,
जिसका इंग्लिश नेम है टिन, जो टिन शेड्स वगैरह घरों में पड़े होते हैं वो टिन की बात हो रही है, या जो आप कोल्ड ड्रिंक के कैन देखे होंगे आपने वो टिन रहता है, ये टिन की बात हो रही है। तो टिन का फॉर्मूला क्या है, एसएन। और ये एसएन कहाँ से आया है, ये फॉरेन नेम आया है स्टैनम, स्टैनम से आया है, और कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है। ठीक है, इसी तरह से एसबी, एंटीमनी की बात हो रही है, तो एंटीमनी का फॉर्मूला इज एसबी। अब ना तो इसमें ए आ रहा है, एन या टी कुछ नहीं आ रहा है, एस और बी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फॉरेन नेम लिया गया है स्टीबियम, और ये भी लैटिन लैंग्वेज है। उसके बाद टंगस्टन, टंगस्टन जिसमें कहीं भी स्पेलिंग में कहीं भी डब्लू नहीं है, लेकिन जो सिंबल है वो है डब्लू, राइट। तो ये डब्लू आया कहाँ से, जर्मन लैंग्वेज में से आया है, और जो फॉरेन नेम है वो है वोल्फ्राम, वोल्फ्राम। टंगस्टन आपने देखा होगा, वो जो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर जो फिलामेंट होता है उसे हम टंगस्टन कहते हैं। और अगर हम पूछते हैं हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, द सिंबल इज कैपिटल डब्लू। इसी तरह गोल्ड, राइट। तो गोल्ड जो है उसका फॉर्मूला होता है AU। तो अगेन कहीं भी गोल्ड की स्पेलिंग में ना ए है ना दूर दूर तक यू है। क्यों, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज से लिया गया है ऑरम, और कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन। इसी तरह से HG, मर्क्यूरी, जो बैरोमीटर में और थर्मोमीटर में यूज़ होता है, सिल्वर की तरह दिखता है, लिक्विड मेटल कहलाती है बेसिकली ये मर्क्यूरी। के मेटल यूजुअली सॉलिड्स होती हैं, लेकिन अगर लिक्विड मेटल पूछ ली जाए तो एक ही आंसर आता है हमारे पास, वो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी फॉर्मूला क्या है, HG, और फॉरेन नेम इसका क्या है, हाइड्रागायरम। और इसी तरह लास्ट जो है 11th जो है वो है लेड, जिसका सिंबल है PB, और कहाँ से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है, प्लम्बम। अब अभी मैंने आपसे पूछा कि रूम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड मेटल की बात करते हैं तो वो मर्क्यूरी है। तो आज की क्लास का आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर एक और मेटल आपसे पूछी जाए कि रूम टेम्परेचर पे ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। आई होप मेरा क्वेश्चन क्लियर है आपको कि मर्क्यूरी के अलावा ऐसी और कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। दो सारी मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड्स होती हैं, ठीक है। मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो सॉलिड्स होंगी, वो मैलिएबल होंगी, वो डक्टाइल होंगी, जो आप नेक्स्ट क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो ऐसी कौन सी और मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो दीज आर द 11 एलिमेंट्स हो गए हमारे, जो इंग्लिश नेम जो हैं उनसे सिंबल्स नहीं लिए गए हैं, और फॉरेन लैंग्वेजेस से वो सिंबल्स बनाए गए हैं, फॉरेन नेम से सिंबल्स बनाए गए हैं। जैसे फिर से बात कर लें तो नेट्रियम नाम है, तो नेट्रियम से N और A लिया गया है, ठीक है। N क्यों नहीं लिया गया सिर्फ, तो N इसलिए नहीं लिया गया कि ऑलरेडी N या कैपिटल N नाइट्रोजन को अलॉट हो चुका था। तो आज की क्लास में हमने एटम और उनके सिंबल्स की डिटेल में अच्छे से बात कर ली। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास बहुत टाइम रहता है 9th-10th में केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। तो जितना अच्छे से आप समझेंगे इस सब्जेक्ट को, उतना ही आपको आसानी होगी आगे की क्लासेस में कॉन्सेप्ट को समझने में। कॉन्सेप्ट्स अगर यहीं पे ही वीक रह जाते हैं 9th-10th में, तो 11th-12th या उसके आगे की केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, राइट। तो जितना अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उतना ही आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो जो अभी हमने क्लास स्टार्ट करी थी बिल्डिंग, तो जो हमारी बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आ रहे हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग है, ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग है, हमारी नॉलेज, हमारी इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफ कोर्स हमारी बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। और बिल्डिंग हमारी है क्या, द नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। तो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।